हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वाली वीडियो के मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं। रीज़न सिर्फ एक है, कैलकुलेशन है। लगातार कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन है। द्रव्यमान क्षति को निकालो, मास डिफेक्ट को निकालो, फिर डेल एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ऊर्जा निकालो। बस ऊर्जा निकालते हुए इतना ही दिमाग में रखना है कि 931 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो है वो यूनिट में है, एएमयू में है। ठीक है, इतना दिमाग में रखोगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। सारा डेटा सवालों में दिया हुआ था, इसलिए फिर वो मैंने नहीं कराया। इवन अभी भी आपको कोई दिक्कत है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके ऊपर रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ एक बच्चे मेरे को रैंडम क्वेश्चन भेज देते हैं बच्चों, वो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस में करवा रखे हैं। एक बार आप वीडियोस को देखो, आपको मिल जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन। सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल मैं नहीं करवा रहा हूँ। कौन सा वाला चैप्टर बच्चों? नाभिक वाला। क्योंकि सभी का पैटर्न सेम था, इसलिए फिर मैंने वो सवाल नहीं करवाए हैं। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पहले भी कहा था सर ऑप्टिक्स चालू करवाओ, सर ऑप्टिक्स चालू कराओ। तो आज ऑप्टिक्स चालू करते हैं। देखो, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी के दो भाग हैं। एक है किरण प्रकाशिकी और एक है तरंग प्रकाशिकी। आज जो हम चालू करेंगे वो है किरण प्रकाशिकी। आरबीएससी के सिलेबस की बात करूं तो आधे से ज़्यादा चैप्टर बोर्ड ने काट दिया है, हटा दिया है। बहुत कम चैप्टर का भाग अब बचा हुआ है। तो आरबीएससी के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, चीज़ें तो काम में आएंगी। तो जो चीज़ें काम में आएंगी उनको मैं साथ में लेते हुए चलूँगा। मैं काम वैसे ही कराऊँगा जो आपके हमेशा काम आए। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में एक्स्ट्रा चीज़ें बताने लायक बहुत है, लेकिन उस एक्स्ट्रा चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे नहीं बच्चों पर। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी सी एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं, लेकिन अभी उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। बाद में ऐसा कोई अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर अपन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज नया चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, वो है किरण प्रकाशिकी। 11वें नंबर का चैप्टर है अगर आरबीएससी की बात करूँ तो। किरण प्रकाशिकी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इसे हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, इसलिए ये हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रतीत होता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब हम प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं तो हम ये समझे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? व्हाट इज लाइट? प्रकाश है क्या हमारे लिए? लाइट क्या चीज है भाई? तो जो आता है आपको, मतलब उसको एक बार के लिए दिमाग में सोच लो कि हाँ, मेरे को ये प्रकाश के बारे में पता है। फिर उसको अपन अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा एक चीज़ बहुत कॉमन है बच्चों। अगर लाइट है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तो क्या हम चीज़ों को देख पाते हैं? तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो अंधेरे में देख लेता हूँ। तो भैया तू शक्तिमान है। ठीक है, क्योंकि अगर अंधेरा होता है तो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। चीज़ें हमें कब दिखाई देती हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है। जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, समझना है इस चीज़ को, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारे आंखों तक आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसका कलर सेंस हो पाता है। ठीक है, हमारी आंखों से कोई लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती। हम शक्तिमान नहीं जो हमारी आंखों से लाइट जा रही हो ना भाई, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, फिर हमारी आंखों की जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो उन्हें सेंस करती हैं, दिमाग उन्हें इंटरप्रेट करता है और फिर चीज़ हमें पता चलती है कि सामने क्या है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को हमारी आंखों के जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो इंटरप्रेट करवाती हैं दिमाग के रेफरेंस से। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वास्तविकता में बच्चों एक तरीके की ऊर्जा है। क्या है ये? ऊर्जा। आपने पढ़ रखा होगा ना सोलर एनर्जी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से तो मिलती है भाई। तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक प्रकार है बच्चों। ठीक है, जिसे ऊर्जा के अन्य प्रकारों में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, ये बात तो हमने बोला प्रकाश वास्तविकता में क्या है? एक ऊर्जा है।
ठीक है। और कैसी ऊर्जा है, तो हम बोलते हैं बच्चों कि अगर लाइट है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर लाइट नहीं है तो चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। बात समझ में आ गई है? ठीक, तो पहला पॉइंट हमारे पास में ये है। ठीक, तो इसका ए पॉइंट अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। ठीक है, फिर चूंकि ऊर्जा का एक रूप है, इसे ऊर्जा के अन्य रूपों में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो हम इसे लिखेंगे प्रकाश को ऊर्जा के अन्य रूपों में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, और नॉर्मली हम ऐसा ही तो करते हैं, सोलर लाइट को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सभी को पता है ना। क्या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हो, नहीं करते हो? करते हैं ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब और क्या होगा इसके बारे में, और क्या जानते हैं? तो चलिए, अभी जो चैप्टर अपन ने पढ़े थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। उसमें अपन ने क्या बोला था कि द्रव्य के पास में द्वैत प्रकृति होती है। अगर कोई गतिशील द्रव्य कण है, द्रव्य नहीं, गतिशील द्रव्य कण है, तो फिर उसके पास में द्वैत प्रकृति है। वो कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसने बताया था पहली बार? दी ब्रोगली ने बताया था। बताया था, नहीं बताया था? ठीक है, तो दी ब्रोगली ने रेफरेंस कहाँ से उठाया था? प्रकाश से। उसने बोला था कि जिस प्रकार प्रकाश के पास में द्वैत प्रकृति होती है, तो वहां से उस लाइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रकाश के पास में द्वैत प्रकृति है। द्वैत प्रकृति मतलब कौन सी? कणीय और तरंगीय, फोटोन नेचर या पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है ये बात। तो हम यहां से एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है, या प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन कौन सी? कणीय प्रकृति, जिसे आप फोटोन भी लिख सकते हैं, और तरंगीय प्रकृति। ठीक है ये बात। फिर जिस लाइट की हम बात करते हैं वो एक तरीके की सनलाइट है बच्चों, और सनलाइट के भी कौन से भाग को? हम दृश्य भाग की बात करते हैं। पराबैंगनी आवृत्त को छोड़ दो, हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम सन से आने वाली जो प्रकाश है उसके सिर्फ दृश्य भाग की अभी बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अगर हम दृश्य भाग की बात करें वास्तविकता के अंदर, तो दृश्य भाग में कितने रंग है बच्चों? उसके स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। पता है ना? अरे पता है, नहीं पता है कि व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश के पास में या उसके स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विबग्योर, आपने नाम सुना होगा, बेनी आ है पीनाला, है ना। चलिए, तो वो और बात कर ले, तो हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और वो 7 रंग कौन से हैं वो यहां से ध्यान में रखें। VIBGYOR, विबग्योर, ऐसा ही ध्यान में रखेंगे। तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम है ये, तरंग धैर्य का ऐसा एरो लगा लीजिएगा और यहाँ पर लैम्डा लिख लीजिएगा, तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम। V वॉयलेट, I इंडिको, B ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, बेनिया है पीनाला। ठीक, चलिए हो गया ये चीज। अब इसके बाद में
ये होने के बाद में अगर कोई स्पेक्ट्रम पूछेगी प्रकाश के या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो स्पेक्ट्रम भी यही चीज आएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर अगर कोई आपको बोले कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो हम बोलते हैं प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है, या फिर आप कह सकते हैं निर्वात और वायु में। कुछ किताबों में निर्वात लिखा हुआ है, कुछ किताबों में निर्वात और वायु। वैसे वास्तविकता में निर्वात में सर्वाधिक होता है और उससे थोड़ा सा ही कम किसमें होता है? वायु में। लगभग बराबर चलते हैं ये, ठीक है। वायु और निर्वात में लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर देखा जाए, कंपेयर भी किया जाता है ना, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग, उससे थोड़ा सा कम वायु में होता है। और फिर जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है, प्रकाश का वेग कम होता जाता है ना। अगर माध्यम जो है वो ऑप्टिकली डेंस है ना, प्रकाशिक सघन है, तो फिर हम बोलते हैं कि माध्यम अगर सघन होता जाता है तो भी प्रकाश का वेग घटता जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 2.99 आप लिख सकते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूं, प्रकाश का निर्वात में वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सर्वाधिक होता है। तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश का वेग जो है वो माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है ये बात। चलिए फिर और क्या पता है? और देखो, श्वेत प्रकाश के लिए भी हमें पता है क्या भाई? जब हम श्वेत प्रकाश के विबग्योर की बात करते हैं, 7 रंग हैं और इसकी तरंगदैर्घ्य जो परास होती है, तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है, कहाँ से कहाँ तक, वॉयलेट से रेड तक जाते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अलग अलग बुक्स में बच्चों ये अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। एक सिंपल सा डेटा याद रखो कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, श्वेत प्रकाश की, सफ़ेद रंग के प्रकाश की या दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य परास है, वो 400 से 800 नैनोमीटर है। आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी किताबों में 360 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर लिखा हुआ है, किसी किताब में 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर लिखा हुआ है। एक सिंपल सा रेंज उठाते हैं अपन, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में तरंगदैर्घ्य का रेंज होता है, परास होती है, ठीक है। 400 नैनोमीटर किसके लिए? आंसर है वॉयलेट कलर के लिए, बैंगनी के लिए। और 800 नैनोमीटर किसके लिए है? रेड के लिए। अगर मैं एंगस्ट्रॉन्ग में लिखूं तो इसे 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग लिखूंगा, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास कहां से कहां तक? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ठीक है। या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं? 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य होती है, ठीक है। बच्चों ध्यान में रखो, नैनो का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं, 10⁻⁻9 होता है। एंगस्ट्रॉन्ग ये मीटर में चला जाएगा, मात्रक है ये, तो 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर 10⁻9 मीटर और एंगस्ट्रॉन्ग हो गया 10⁻10 मीटर। इस चीज को ध्यान में रखो भाई, ये याद ही रखने पड़ेंगे अब। तो ये प्रकाश के बारे में वो बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा आप लोगों को पता होगी, लेकिन अभी इतना बेस तो हमें पता ही होना चाहिए कि प्रकाश इन सारी चीज़ों का कुछ मिला जुला रूप है, इनसे हम प्रकाश को समझते हैं। जल्दी से इस चीज़ को उतारे, फिर आगे चलते हैं। मेक इट फास्ट बच्चों, जल्दी से उतारो आप इस चीज़ को, जल्दी से उतार लीजिए। अपनी कॉपी में इसे जल्दी से उतारें, आगे शायद मैं आपको टाइम ना दूं, चांसेस थोड़े कम है कि मैं आपको आगे टाइम दूं।
इस चैप्टर का मैं बहुत दिनों से वाकई में इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरे को खुद को ऑप्टिक्स जो है वो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पहला चैप्टर था, जब मैंने फिज़िक्स पढ़ाना चालू किया था तो ये मेरा पहला चैप्टर था जो मैंने चूज़ किया था पढ़ाने के लिए। और वो दिन मेरे को आज भी याद है, जब मैं डेमो क्लास देने गया था तो मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को फिज़िक्स पढ़ाई, संजय जी सर, वो सामने थे। वो दिन मेरे को वाकई में याद रहेगा। बता लिया? चलिए, तो ये बेसिक नॉलेज थी प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, जो हमें पता होने चाहिए। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखो। प्रकाश, लाइट, ऊर्जा, एनर्जी, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, ठीक है, इन चीज़ों को, निर्वात, वैक्यूम, है ना, इन चीज़ों को दिमाग में रखो। ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में चलने चाहिए, क्योंकि आगे जब आप इंजीनियरिंग करेंगे ना बच्चों, सारी इंग्लिश में आएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब तो इंग्लिश में आता है, दिक्कत होती है। तो अगर आप सिर्फ हेडिंग को भी कवर करते हुए चलोगे ना तो भी आपका काम बैठ जाएगा बच्चों। और शुरुआत के इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश की, उसके बाद में तो आप खुद घुल मिल जाते हो कि कैसे लिखना है। ओके, तो डन हुआ ये। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इस चैप्टर का पहला पॉइंट जो है वो है परावर्तन। सभी ने 10th में पढ़ रखा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कई बार अपन बोलते हैं ना, अरे आज तो बड़े फड़के मार रहा है तू, बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, परावर्तित हो रहा है, मतलब तेरे से प्रकाश टकरा करके हमारे तक आ रहा है तो तेरा चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? ठीक है, चलिए, तो ये सेम ऐसा ही है। परावर्तन में क्या होता है बच्चों? परावर्तन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में कोई चमकीली सतह होगी। चमकीली सतह का मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दर्पण, ठीक है। एक चमकीली सतह है, उस चमकीली सतह पर प्रकाश आएगा, चमकीली सतह से टकराएगा, टकरा करके जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा, बस उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंस बैक फिनोमिना। बाउंस बैक फिनोमिना क्यों बोलते हैं बच्चों? समझिए, आपने गेंद, सभी ने क्रिकेट खेला होगा किसी ना किसी रूप में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी ने अपने घरों में कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला ही है। तो अगर आप बॉल को लेते हो बच्चों और बॉल को फिर आप ऐसा हिट करते हो, वॉल के ऊपर हिट करते हो तो ऐसे टकराती है, फिर आगे की ओर जाती है ना। बॉल को आपने वॉल के ऊपर फेंका, टकराई और फिर गेंद ऐसा चली गई, ऐसा ही होता है। ठीक, फिर अगर आप गेंद को ऐसा फेंक रहे हो तो वापस से लौट करके वो ऐसे ही जाती है। यूं सीधा टप दे रहे हो तो उछल करके ऐसे ही ऊपर आती है ना। ऐसा नीचे मारते हो ऊपर सीधा आती है। ठीक, सेम लाइट है बच्चों, सेम लाइट ऐसे ही करती है। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो यूं चली जाएगी, और अगर लाइट सीधी आ रही है सतह के ऊपर तो सीधी वापस चली जाएगी। ठीक है, ये सेम है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज बाउंस बैक फिनोमिना। ठीक है, बाउंस हो रही है, जैसे एक गेंद बाउंस होती है ना, वैसे ही लाइट भी क्या होती है बच्चों? बाउंस होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। वैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है? सिंपल सा है, प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होगा और चमकीली सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों?
परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश का क्या है बच्चों, परावर्तन है। तो अगर हम परावर्तन की बात करते हैं, समझना आप इस चीज को, ये डायग्राम सबसे बेसिक डायग्राम है। ठीक है, तो ये इसके अंदर परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह को आपको पता हो कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा है ना। चलिए, तो ये परावर्तक सतह है। तो ऊपर वाला जो भाग है ना, ये परावर्तक और चमकीला होगा। ठीक है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंग्रेजी में कहेंगे, परावर्तक सतह। और नीचे वाला लेपित सतह, पॉलिश्ड सतह, जिसके पीछे आपने अगर दर्पण को देखा होगा, समतल दर्पण को जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसमें अपना रोजाना अपना चेहरा देखते हैं, चाहे सुंदर हो चाहे नहीं हो, है ना। चलो, वैसे भी सुंदरता जो है वो देखने वाले की कहाँ पे होती है, आंखों में होती है, ये सभी कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो दर्पण आपने देखा होगा उसके पीछे पॉलिश की होती है बच्चों। ठीक है, वो पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है, इसे हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, लेपित सतह। ये लेपन किसका किया जाता है बच्चों, तो हम बोलते हैं चांदी का किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, चांदी का लेपन होता है। लेकिन हमारे घरों में जो दर्पण लगा हुआ है बच्चों, हमारे घरों में दर्पण लगा हुआ है ना, उसके पीछे चांदी का लेपन है क्या, देखना एक बार के लिए उसके पीछे चांदी का लेपन है क्या, और मेरे को बताना वीडियो में कि उसके पीछे किसका लेपन है। चांदी का है तो भी बता देना, देखें। ठीक है, तो वैसे ये पॉलिश सरफेस किसका किया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिए, चांदी द्वारा लेपित होता है। अगर आपको परावर्तन 99.99% चाहिए, मतलब लगभग 100% के आसपास परावर्तन चाहिए, पूरा प्रकाश आए और पूरा टकरा करके लौट जाए। ठीक है, पूरा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत भाग तो सतह अवशोषित कर लेती है, लेकिन अधिकतम प्रकाश का अगर परावर्तन चाहिए तो फिर ये लेपन किसका होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। ठीक है, और घरों में मेरे को बताओगे कि ये लेपन किसका होता है। अब ये लाइट आ रही है सतह पर, ये लाइट आई, ये जो लाइट आ रही है ना सतह के ऊपर, इस वाली लाइट को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। फिर ये टकराई सतह से और टकरा करके उसी माध्यम में, दिशा चेंज हो गई है लेकिन माध्यम वही रहा, उसी माध्यम में लौट गई। ठीक, ये जो लौट करके जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। ठीक, और आप देखेंगे कि अगर मैं इस सतह पर क्या खींच दूं, एक अभिलंब खींच दूं ऐसा। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गया अभिलंब, सतह पर क्या बच्चों, अभिलंब, या आपतन बिंदु पर अभिलंब। यह आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये जो कोण होता है ना, इसे आई कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं इसको, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण है, ये वाला, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है किसका, किसका, परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का। ये एक बेसिक सा डायग्राम है, बात समझ में आई। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, नियम चलते हैं परावर्तन के, और नियमों में हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रयोगों से हमें ये पता चलता है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है, किसके बच्चों, परावर्तन के। ठीक है, ये बात तो चलिए, और जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है, अब यहाँ पर ये 12वीं वाला पार्ट आ गया है कि हम जब परावर्तन को डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जिस प्रकाश जिस वेग से आ रहा है उतने ही वेग से जाएगा। ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है, जितने वेग से आया उतने वेग से जाएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितनी आवृत्ति का प्रकाश आया उतनी आवृत्ति का प्रकाश लौट भी जाता है। जितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आया उतनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लौट जाता है। मतलब परावर्तन के दौरान ना तो प्रकाश का वेग चेंज होता है, ना ही आवृत्ति चेंज होती है, ना ही तरंग दैर्घ्य चेंज होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखें। हाँ, तीव्रता जरूर चेंज हो जाती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो जरूर चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100% परावर्तन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। कुछ एक भाग सतह भी अवशोषित कर लेती है बच्चों, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये परावर्तित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता समान नहीं होती। तीव्रता क्या हो जाती है? परिवर्तित होती है। ये डिपेंड करता है कि पॉलिशिंग कैसी की गई है, सतह है कैसी है, कितनी चमकीली है, ठीक है। कला में परिवर्तन आता है। अगर परावर्तन सघन माध्यम से हो रहा है, जो कि सामान्यतः सघन माध्यम से ही होता है, ठीक है, अगर परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो ये बात ध्यान में रखना, कला में पाई का अंतर आ जाता है। 180 डिग्री कला चेंज हो जाती है। इस आने वाले प्रकाश की कला और इस जाने वाले प्रकाश की कला में कितना अंतर होता है? 180 डिग्री का अंतर होता है। कब? जब परावर्तन किससे हो रहा हो? सघन सतह से हो रहा हो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, तो मैं लिख देता हूं ए। क्या भाई? परावर्तन में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। सी, यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला में पाई रेडियन का परिवर्तन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ सोचने वाली बात है कि वेग चेंज नहीं हुआ। वेग चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हुआ। एयर से आ रही थी, एयर में चली गई, हवा से आई, हवा में चली गई। तो हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रोड से मिट्टी में चले जाएं तो फिर दिक्कत है, फिर वेग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और चीज़ें भी चेंज होंगी, ठीक। लेकिन वेग चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि माध्यम ही चेंज नहीं हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उतारो इस चीज़ को जल्दी से, मेक इट फास्ट, राइट इट फास्ट। फिर इसके नियम भी लिखते हैं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है वो भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। वैसे परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का बच्चों, है ना, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। हो गया? ऑल राइट, डन, ओके।
अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। किसकी बच्चों? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने? 2 नियम होते हैं। पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? याद ही रखो, 10वीं का ही है ये नियम। तो क्या भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर क्या होते हैं बच्चों? स्थित होते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा नियम क्या है बच्चों? I बराबर क्या होता है? R होता है। मतलब आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। वो तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। कैसे भाई? तो कई बार आपके पास में सवाल आता है कि यदि आपतन कोण का मान, समझिएगा, यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आंसर है 50 डिग्री। ठीक है, ये बात। यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो आपतित और परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? कितना? 100 हो जाएगा क्या? ये 50 है, ये भी 50 होगा तो ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सवाल ऐसा भी आता है। एक सवाल ऐसा है, देखिए समझिएगा, यदि प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतित तथा परावर्तन कोण क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रही है? यदि प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसका मतलब ये सतह परावर्तक सतह है ना, और इस पे प्रकाश किरण अभिलंबवत ऐसे आ रही है, तो फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो हम बोलते हैं अगर ऐसा आ रहा है तो अभिलंब भी तो यही होगा। ठीक है, यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है। आपतन कोण किसके बीच में होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। अगर ये दोनों ही एक ही हो जाए तो फिर कोण का मान कितना डिग्री? 0। ठीक है, तो फिर आपतन कोण I का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक, और जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, क्योंकि किरण वापस से ऐसे ही जाएगी। तो अभिलंब भी यही और परावर्तित किरण भी यही, तो इसका मतलब है इसके लिए परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 होगा। ध्यान में रख लीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे ये। ठीक है, एक विचलन कोण भी होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इस चीज को उतारो, फिर उसके बाद में एक बार के लिए विचलन कोण को डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से इस चीज को उतारें।
हो गया। चलिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विचलन कोण लेके समतल दर्पण में देखेंगे अपन, वहीं देखते हैं। ये हो गया। ओके, अब अपन बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, अब ये सभी 10th के ही पॉइंट है बच्चों। कितने प्रकार का होता है परावर्तन? आंसर है 2 प्रकार का। सबसे पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन कौन सा? पता होना चाहिए। नियमित परावर्तन में क्या होता है, ये अगर सतह कैसी होनी चाहिए? चमकीली होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, समतल और सपाट, ठीक है। और अगर इस सतह पर समांतर प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है, कैसा प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है? समांतर, तो इस सतह से परावर्तित प्रकाश पुंज भी कैसा होना चाहिए बच्चों? समांतर ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अगर आपतित प्रकाश पुंज समांतर है तो परावर्तित प्रकाश पुंज भी क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तभी वो कौन सा होगा? नियमित परावर्तन होगा, ठीक। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो परावर्तक सतह है वो कैसी हो? समतल और सपाट हो। चमकीली तो हुई हो और उसके साथ में क्या हो? समतल और सपाट होनी चाहिए। तभी जाके परावर्तन कैसा होता है? नियमित होता है। जैसे हमारा दर्पण जो हम घर पे यूज करते हैं वो चमकीला होता है, समतल होता है, सपाट होता है, तो उसके द्वारा जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित परावर्तन होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जब परावर्तक सतह चमकीली, समतल व सपाट होती है, तब समांतर आपतित प्रकाश पुंज से परावर्तित होने वाला प्रकाश पुंज भी क्या होता है बच्चों? समांतर होता है, ठीक है। यही नियमित परावर्तन है, यही नियमित परावर्तन है, ठीक है। फिर दूसरा अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। ये कैसा होगा बच्चों? तो हम बोलते हैं कि इस बार आपकी जो सतह है वो समतल नहीं है, सपाट नहीं है वो, ठीक है। वो कैसी है? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। अब ऐसे पर अगर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज आपतित होता है ऐसा, तो एक से इससे टकराएगा तो ऐसा जाएगा। देखो किरण प्रकाशी की पढ़ रहे हैं, ये तीर के निशान तो ध्यान में रखिए। ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा।
तो समांतर प्रकाशपुंज आपतित तो हो रहा है, लेकिन उससे परावर्तित प्रकाशपुंज जो है वो क्या होता है, समांतर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला कौन सा होगा, अनियमित या विस्तृत परावर्तन होगा, जिसके अंदर परावर्तक सतह क्या होती है, अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो समांतर प्रकाशपुंज आपतित होने पर परावर्तित प्रकाशपुंज समांतर प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, दोनों ही परावर्तन जो हैं वो परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तक सतह टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होती है या अनियमित आप लिख सकते हैं, तथा समांतर प्रकाशपुंज आपतित होने पर परावर्तित प्रकाशपुंज क्या नहीं होता बच्चों, समांतर नहीं होता। क्या कहलाता है, अनियमित अथवा विस्तृत परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आई? सिंपल है ये। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों ये। ठीक, आज अपन ने इतना ही डिस्कस किया है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कल जब हम पढ़ेंगे इसको, आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर समतल दर्पण द्वारा परावर्तन को डिस्कस करेंगे। इसी के बाद में अपन गोलीय दर्पणों द्वारा भी परावर्तन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इस पॉइंट को अभी इतना ही विराम देते हैं, तो आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, चिंता नहीं करें आप। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ आज वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 10th का ही भाग था जो हमने सिर्फ और सिर्फ रिकॉल किया है, आपको सिर्फ याद दिलाया कि ये प्रकाश है, इतना तो आप कम से कम दिमाग में रखो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।